देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर, जो कि तिरुवनंतपुरम की है। दोस्तों, मेरा नाम सोहन है और मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 15 सालों से मैंने देश के हर कोने में माल ढोया है। NH 66 जो कि कन्याकुमारी को मुंबई से जोड़ता है, मेरे लिए घर जैसा था। 1622 किलोमीटर लंबा ये NH केरल के तलपडी से होकर कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, कोची और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों से गुजरता है। मैंने इस सड़क पर अनगिनत रातें गुजारी थी, लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये कहानी उस भयावह रात की है जब मैंने NH 66 पर तलपडी से तिरुवनंतपुरम तक का सफर शुरू किया था। उस वक्त सूरज डूब रहा था जब मैंने तलपडी में अपने ट्रक 1613 को स्टार्ट किया। ट्रक में फल और सब्जियों के क्रेटर्स लदे थे जो कोच्चि के बाजार तक पहुंचाने थे। रात का सफर मेरे लिए बेहद आम था। NH 66 की शांत सड़कें, समुद्र की नमकीन हवा और मेरे रेडियो पर किशोर कुमार के गाने, ये सब मेरे सफर के साथ ही थे। तलपडी से निकलते ही सड़क के दोनों तरफ बेहद ही घने जंगल शुरू हो गए। केरल की हरियाली हमेशा मुझे सुकून देती थी, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। एक अजीब सी सनसनाहट, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। फिर मैंने रेडियो चालू किया, लेकिन मुझे सिर्फ शोर सुनाई दिया। शायद सिग्नल उस वक्त कमजोर हो गया था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कन्नूर के पास पहुंचते पहुंचते अब रात भी गहरी हो चुकी थी। सड़क भी बेहद सुनसान थी और मेरे ट्रक की हेडलाइट ही इकलौता उजाला थी। तभी सड़क के किनारे मुझे एक आकृति दिखी। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए खड़ी थी वो। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर मैंने ट्रक धीमा किया और सोचने लगा कि शायद उसे मदद चाहिए, लेकिन जैसे मैंने खिड़की से बाहर झांका तो वो अब गायब हो चुकी थी। शायद थकान की वजह से मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा, ये सोचकर मैंने खुद को समझाया और फिर मैं आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी अब बेचैनी बैठ गई थी। कन्नूर को पीछे छोड़ते हुए मैं कोझिकोड की ओर बढ़ रहा था। रात के भी अब 11 बज चुके थे। सड़क पर अब कोई भी नहीं था सिवाय मेरे ट्रक के। तभी मेरा रेडियो अपने आप ही चालू हो गया। पहले तो केवल मुझे शोर सुनाई दिया, लेकिन फिर एक औरत की धीमी सर्द आवाज उभरी। वो कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन मैं शब्दों को समझ ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने रेडियो बंद करने की भी कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहे थे। अब ये सब क्या हो रहा था, मैंने घबराते हुए बोला और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। फिर मैंने रेडियो को जोर से थपथपाया, लेकिन वो आवाज़ बंद ही नहीं हुई। तभी मेरे ट्रक की हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी और जब दोबारा जली तो मैंने देखा कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत मेरे ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ वही चमक रही थी जैसे दो जलते हुए कोयले। फिर मैंने डर के मारे हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस से नहीं हुई। मेरे हाथ अब कांप रहे थे। फिर मैंने गियर डाला और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, ये सोचकर कि शायद वो हट जाएगी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ पर नहीं थी। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। फिर मैंने ट्रक को तेजी से भगाया, लेकिन मेरे दिमाग में वही आकृति घूम रही थी। क्या वो वाकई में थी या सिर्फ मेरा वहम? फिर मैंने खुद को समझाया कि लंबे सफ़र की थकान होगी मुझे, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थी। पर मलप्पुरम के पास पहुँचते पहुँचते मेरी घबराहट अब और भी बढ़ चुकी थी। तभी मैंने सोचा कि रुककर थोड़ा आराम करना चाहिए। तभी सड़क के किनारे मुझे एक ढाबा दिखा। वो थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जो मुझे थोड़ा सुकून दे रहा था। फिर मैंने ट्रक पार्क किया और ढाबे में घुस गया। एक गर्म चाय और कुछ पराठे मंगवाए मैंने। ढाबे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, जिस पर मैंने थोड़ा हंसते पूछा, भाई साहब, इस सड़क पर कुछ अजीब तो नहीं है ना? मेरे ये कहते ही वो एक पल के लिए रुका और फिर धीमी आवाज में बोला, साहब, NH 66 पर रात को अकेले सफ़र करने से लोग डरते हैं। कहते हैं यहाँ एक औरत भटकती है। सालों पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था कोझिकोड के पास। तब से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। लोग कहते हैं वो रात में
ट्रक ड्राइवरों को रोकती है जैसे उन्हें कहीं ले जाना चाहती हो वो। इस पर मैंने हंसते हुए बात को टालने की कोशिश की और कहा कि अरे भाई साहब, ये तो बस कहानियां हैं। और ये कहते हुए मेरे दिमाग में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत की तस्वीर अभी भी घूम रही थी। फिर मैंने जल्दी से चाय पी और ढाबे वाले को पैसे दिए। जैसे मैं ट्रक की ओर बढ़ा तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पलट कर भी देखा लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक पीछे सांसें ले रहा हो। फिर मैंने ट्रक में बैठकर दरवाज़ा बंद किया और ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। लेकिन जैसे मैंने गियर डाला तो मेरे रियर व्यू मिरर में मुझे कुछ दिखा। ट्रक के पीछे क्रेटर्स के बीच एक सफ़ेद साड़ी का किनारा लहरा रहा था। मैंने तुरंत ही ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वहाँ पर कुछ नहीं था। तभी मैंने खुद को मन ही मन डांटते हुए कहा, अरे यार तू भी पागल है। और ट्रक को फिर से मैंने आगे बढ़ा दिया। लेकिन मेरे मन की बेचैनी अब डर में बदल चुकी थी। कोच्चि पहुँचते पहुँचते अब रात के 2 बज चुके थे। सड़क और भी अब सुनसान हो चुकी थी। मैंने अपने ट्रक की स्पीड अब और भी बढ़ा दी, ये सोच कर कि जितनी जल्दी मैं माल उतार दूं तो उतना ही अच्छा है। लेकिन तभी मेरा ट्रक अचानक ही रुक गया। इंजन बंद पड़ गया और चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर मैंने गहरी सांस ली और ट्रक से उतरकर बोनट खोला और उसे चेक करने लगा। मैं अभी इंजन चेक ही कर रहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने पलट कर देखा लेकिन वहाँ पर अब भी कोई नहीं था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, जिसे देखकर मैं डर के मारे चीख पड़ा। और जब मैं पीछे मुड़ा तो वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी जैसे 2 काले गड्ढे और उसका मुंह खून से लथपथ था। तभी उसने एक धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे घर ले चलो। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वो मेरे दिमाग में सीधे बोल रही हो। फिर मैंने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम से गए थे। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। तभी मेरे ट्रक का इंजन अपने आप ही चालू हो गया तो मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और ट्रक में मैं कूद पड़ा। और फिर ट्रक में घुसते ही मैंने गियर डाला और ट्रक को पूरी स्पीड से भगाया। फिर जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। वो मुझे बुरी तरह से घूर रही थी। उसकी आंखों की चमक मेरे पीछे तब तक रही जब तक कि वो अंधेरे में गायब नहीं हो गई। तिरुवनंतपुरम पहुंचते पहुंचते अब सुबह होने वाली थी। मैं पूरी रात सोया नहीं था और मेरा शरीर थकान और डर से अब कपकपा रहा था। फिर मैंने माल उतारा और अपने ठेकेदार रमेश भाई को सारी बात बताई। उसने मेरी बात को मजाक में उड़ाया और कहा कि सोहन तू ज़्यादा थक गया है, रात में सड़क पर अकेले सफ़र करेगा तो ऐसे ही वहम होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं जानता था कि ये मेरा वहम नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं NH 66 पर रात में दोबारा नहीं चलूँगा। लेकिन उस रात की यादें मेरे साथ थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे उस ढाबे वाले की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। फिर मैंने अपने एक दोस्त श्याम, जो कोझिकोड में रहता था, उसको फ़ोन किया। वो एक स्थानीय पत्रकार था और उसे इलाके की पूरी कहानियाँ मालूम थी। फिर मैंने डरते हुए अपने दोस्त श्याम से पूछा कि NH 66 पर कोई औरत की कहानी सुनी है तुमने? तो वो कुछ देर चुप रहा और बोला कि 30 साल पहले कोझिकोड के पास एक औरत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम था सोनाली। वो अपने पति के साथ तिरुवनंतपुरम जा रही थी। उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। पति तो बच गया लेकिन उसकी मौत हो गई। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस सड़क पर भटकती है और वो अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है। दोस्तों, ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वो मुझसे क्यों कह रही थी कि उसे घर ले चलूं? श्याम ने अपनी धीमी आवाज़ में बोला, लोग कहते हैं कि वो उन ड्राइवरों को रोकती है जिनके ट्रक उस रात वाले ट्रक जैसे दिखते हैं। शायद उसे लगता है कि तुम उसे घर पहुंचा सकते हो। अब श्याम की बातों ने मुझे और भी परेशान कर दिया था। मैंने सोचा कि मुझे इस रहस्य को और खोजना होगा, तो मैं कोझिकोड वापस गया और उस जगह का पता लगाया जहां सोनाली का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे लोग फूल और अगरबत्तियां चढ़ाते थे। मैंने एक स्थानीय पुजारी से भी बात की तो उन पुजारी ने कहा कि उसका पति उस रात उसे छोड़कर भाग गया था, पर वो आज भी अपने पति को ढूंढ रही है। लेकिन उसकी आत्मा को ये नहीं पता कि वो मर चुकी है। फिर मैंने उन पुजारी से कहा कि उसकी आत्मा को शांति दिलाने का कोई तो तरीका होगा। तभी उन पुजारी ने बताया कि उसके लिए एक शांति पूजा करनी होगी।
लेकिन इसके लिए हमें उसका कोई सामान चाहिए जो उस रात उसके पास था। फिर मैंने श्याम की मदद से सोनाली के पति का पता लगाया। वो अब तिरुवनंतपुरम में एक छोटे से घर में अकेला रहता था। फिर मैंने उससे मिलने का फैसला किया और जब मैंने उसे सारी बात बताई तो वो रोने लगा और उसने बताया कि उस रात वो डर के मारे भाग गया था और उसे आज तक इसका पछतावा है। फिर उसने मुझे एक पुरानी साड़ी दी जो सोनाली की थी। फिर मैंने वही साड़ी पुजारी को दे दी और हमने कोझिकोड के उस बरगद के पेड़ के नीचे एक शांति पूजा की। पूजा के दौरान मुझे फिर से वही सनसनाहट महसूस हुई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। और फिर पूजा खत्म होने के बाद मुझे लगा जैसे कोई बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। पर उस रात मैंने फिर से NH-66 पर सफ़र शुरू किया, पर इस बार मेरा दिल हल्का था। मैंने उस जगह को पार किया जहां मैंने सोनाली को देखा था, लेकिन इस बार वो वहां पर नहीं थी। शायद उसे आखिरकार शांति मिल ही गई थी। दोस्तों, ये कहानी मेरे जीवन की सबसे डरावनी है और बेहद ही यादगार रात की कहानी है। NH-66 अब मेरे लिए सिर्फ एक सड़क ही नहीं, एक ऐसी जगह है जहां पर मैंने डर, रहस्य और अंत में शांति को महसूस किया। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन अब मैं रात के समय उस सड़क पर अकेले नहीं जाता और जब भी मैं उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता हूं तो मैं रुककर एक फूल चढ़ा देता हूं सोनाली की आत्मा की शांति के लिए, ताकि वो शांत रहे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।